हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो सेशन ऑफ आवर इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज। इससे इमीडिएटली लास्ट सेशन जो हमारा हुआ था उसमें हमने खाली बेसिक्स समझे थे, थोड़े से टर्मिनोलॉजी समझी थी जो हम इंटरनेशनल ट्रेड के वर्ल्ड में यूज करते हैं। क्या बेनिफिट्स होते हैं या क्या कॉस्ट होते हैं ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ऐसे कुछ बेसिक बातें देखी थी। हम हमारे पहले मेन टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं इस सेशन में, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा ही जरूरी टॉपिक है और लॉजिक भी अगर हम लगाने जाएं, प्रैक्टिकल भी देखने जाएं, तो भी ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है कि कैसे दो देश अगर अपने बीच में कुछ समझौते कर ले, कुछ समीकरण बना ले, तो दोनों अपना फायदा करा सकते हैं। ये नहीं कि एक का फायदा होगा और एक का नुकसान, यानी विन विन सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है। तो हम क्या करेंगे इस सेशन में, सिंपल सा एक एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहले तो सिर्फ एग्जांपल बनाने में टाइम लगाएंगे और फिर उसे समझने में बहुत सारा टाइम यूज करेंगे ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो कि एग्जैक्टली यहां चल क्या रहा है। तो हमारा टॉपिक एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव एडवांटेज है। ये टॉपिक का नाम है, उसका क्या मतलब है वो बाद में देखेंगे। आपके सामने एक मैट्रिक्स सा बनाया हुआ है, मैट्रिक्स बनाया हुआ है जिसमें हम दो देशों की बात कर रहे हैं, इंडिया और नेपाल। इंडिया में दो तरह का सामान बनता है, नेपाल में भी दो तरीके का सामान बनता है। जो सामान हमने लिया है दैट इज क्लॉथ एंड वाइन। क्लॉथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर्स एंड वाइन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बॉटल्स। सो इसका मतलब इंडिया में कितना मीटर क्लॉथ बनता है, क्या आउटपुट है, इंडिया में कितने बॉटल्स वाइन बनते हैं, क्या आउटपुट है, पर यूनिट ऑफ लेबर। पर यूनिट ऑफ लेबर मतलब आप ऐसा समझो 1 लेबर आवर में, इजी रखने के लिए 1 लेबर आवर, यानी अगर एक लेबर 1 घंटा देता है तो इंडिया में 100 मीटर क्लॉथ प्रोड्यूस हो जाता है। अगर इंडिया में एक लेबर 1 घंटा देता है तो 120 बॉटल वाइन्स बन जाती है। ये हमारे हाइपोथेटिकल नंबर्स हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सिमिलरली नेपाल में एक लेबर 1 घंटा देता है तो 80 मीटर्स क्लॉथ रेडी हो जाता है। एंड सिमिलरली नेपाल में जब एक लेबर 1 घंटा देता है तो 60 बॉटल्स ऑफ वाइन प्रोड्यूस कर लेता है, दैट इज अवर आउटपुट। इसीलिए टाइटल में लिखा है आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर, दैट इज 1 लेबर आवर में कितना आउटपुट बनेगा अलग अलग सिचुएशंस में। तो हमारे सामने एक सिंपल सी मैट्रिक्स बन के आ गई है। अब हम इस मैट्रिक्स का इस्तेमाल क्या समझने के लिए करने वाले हैं, दो टॉपिक्स, एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब होता है कि किसी चीज के प्रोडक्शन में एक देश को दूसरे देश के मुकाबले एडवांटेज है, क्लियर कट सीधे सीधे दिखता हुआ एडवांटेज है, दैट इज एब्सोल्यूट एडवांटेज। फॉर एग्जांपल यहां अगर हम देखें तो अगर क्लॉथ के प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया में क्लॉथ का प्रोडक्शन करते वक्त अगर एक लेबर आवर लगाया जाता है तो 100 मीटर क्लॉथ बन जाता है, जबकि वही एक लेबर आवर नेपाल में जब प्रोडक्शन करता है तो 80 मीटर क्लॉथ ही बन पाता है। इसका मतलब इट इज क्लियरली विजिबल दैट देयर इज एडवांटेजियस सिचुएशन फ्रॉम द एंगल ऑफ इंडिया ओवर नेपाल in terms of production of cloth. So we will say India has an absolute advantage in the production of cloth over Nepal. Similarly अगर हम देखें in the production of wine, तो wine की अगर हम बात करें तो इंडिया में एक लेबर आवर 120 बॉटल ऑफ वाइन रेडी करता है, लेकिन वही चीज नेपाल में वही एक लेबर आवर में 60 बॉटल्स ऑफ वाइन रेडी होती है। इसका मतलब अगेन India has an absolute advantage in the production of wine over Nepal. इस मैट्रिक्स में ऐसी सिचुएशन बन रही है कि दोनों ही प्रोडक्ट्स जो हमने लिए हैं उन दोनों ही प्रोडक्ट्स में एब्सोल्यूट एडवांटेज भारत का है। यानी कि अगर भारत इसे बल्क में बनाए तो नेपाल से काफी ज्यादा आउटपुट बना सकता है, भारत अगर इसे बल्क में बनाए तो उस केस में नेपाल से ज्यादा आउटपुट बना सकता है। लेकिन सबके पास लेबर तो सीमित है, वक्त भी सीमित है। हमारे इकोनॉमिक्स का मेन फंडामेंटली सब कुछ है, रिसोर्सेज आर स्केर्स, तो हमारे पास कुछ लेबर आवर्स है, इनके पास कुछ लेबर आवर्स है और दोनों अपने अपने लेबर आवर्स को ऑक्यूपाई तो करेंगे ही करेंगे। जिसके अंदर हो सकता है इंडिया अपने लेबर आवर्स को क्लॉथ में भी डाले थोड़ा,
थोड़ा वाइन में भी डाले, सिमिलरली नेपाल भी थोड़ा क्लोथ में भी डाले, थोड़ा वाइन में भी डाले। तो वैसे तो अगर सारे के सारे लेबर इंडिया में ही काम कर रहे होते, नेपाल वाले भी तो ज्यादा बढ़िया होता, क्योंकि फिर दोनों ही अच्छा प्रोड्यूस होता। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। किसी तरीके से हमें समझना होगा, जो नेपाल का लेबर है वो तो नेपाल के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करेगा, इंडिया का लेबर इंडिया के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करेगा। तो इंडिया को दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, लेकिन हम उसका फायदा उठा नहीं पा रहे हैं। हमें कुछ ऐसा समझना होगा जिससे हम इसका फायदा उठा सकें। तो हम एक दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, कंपैरेटिव एडवांटेज। क्योंकि अगर देखो समझो, अगर ऐसा होता कि इंडिया का क्लोथ में एब्सोल्यूट एडवांटेज होता और नेपाल का वाइन में एब्सोल्यूट एडवांटेज होता तो थोड़ा इजी हो जाता ना। हम इंडिया को कहते हैं सब के सब लेबर सिर्फ क्लोथ में लगा दो, एंड नेपाल को कहते हैं सबका सब लेबर सिर्फ वाइन में लगा दो, और फिर जो टोटल आउटपुट आएगा वो ज्यादा आएगा। दोनों मिलके बांट लेना, कैसे बांटना है, क्योंकि एक ने क्लोथ बनाया होगा और एक ने वाइन बनाया होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। अगर समझो ऐसा होता कि भाई इंडिया का एब्सोल्यूट एडवांटेज क्लोथ में होता एंड नेपाल का एब्सोल्यूट एडवांटेज वाइन में होता, समझो ये रिवर्स होते नंबर्स, तो उस केस में हम नेपाल को कहते सारा लेबर सिर्फ वाइन बनाने में डालो, इंडिया को कहते सारा लेबर सिर्फ क्लोथ बनाने में डालो। इससे तुम दोनों अपना प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करोगे और फिर दोनों को जितनी क्लोथ और वाइन की नीड होगी वो एक्सचेंज कर लेना, टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसाइड कर लेना, नेगोशिएट करके दोनों के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट कर लेना। बट यहां ऐसा अफसोस नहीं हो पाया, क्योंकि दोनों ही प्रोडक्ट में इंडिया का ही एब्सोल्यूट एडवांटेज है। तो हम इसे कैसे करें कि मैक्सिमम फायदा दोनों देशों को मिले? तो उस सिचुएशन में हम कंपैरेटिव एडवांटेज पे जाते हैं, जिस कंपैरेटिव एडवांटेज में कहा जाता है, माना कि इंडिया का दोनों प्रोडक्ट्स में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, लेकिन ऑन अ कंपैरेटिव बेसिस ये पॉसिबल है कि किसी चीज में शायद इंडिया का एडवांटेज हो और किसी और चीज में शायद नेपाल का एडवांटेज हो। तो ये हम कंपैरेटिव एडवांटेज कैसे डिसाइड कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सो वी विल यूज अवर वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट दैट वी ऑलवेज स्टडी इन द इकोनॉमिक्स, जो हम बचपन से पढ़ते आते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर कुछ बनाने जाओगे तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कुछ खो दोगे। तो अगर एक तरह से हम इंडिया के एंगल से पहले सोचो सिर्फ, ठीक है, धीरे धीरे आपको और क्लियर होता जाएगा। इंडिया के एंगल से सोचो, इंडिया में अगर हम 100 मीटर क्लोथ बनाने जाते हैं तो एक लेबर आर से 100 मीटर क्लोथ बनाने जाते हैं, तो वही लेबर आर चाहता तो 120 बॉटल वाइन बना सकता था, लेकिन क्योंकि वो एक लेबर आर 100 मीटर क्लोथ बनाने चला गया, उसका 120 बॉटल वाइन का नुकसान हो गया। यानी कि वो हो सकता था पर वो नहीं हो पाया, क्योंकि हम क्या बनाने आ गए? क्लोथ। या इसे आप दूसरे एंगल से देख सकते हो कि अगर एक लेबर आर वाइन प्रोड्यूस करने चला गया तो 120 बॉटल ऑफ वाइन वो बना रहा है, जिसकी वजह से क्या खो देगा वो? 100 मीटर ऑफ क्लोथ। यानी कुछ पाओगे तो कुछ खोगे, ये हमेशा रहेगा ही रहेगा। सो अगर हम ऐसा समझो कहें कि हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि कुछ बनाने जाते हो तो आप क्या खोते हो। तो अगर हम कहते हैं कि 100 क्लोथ बनाने जाओगे तो 120 बॉटल वाइन खोगे, इंडिया के एंगल से देख रहे हैं, 100 क्लोथ बनाने जाओगे तो 120 बॉटल वाइन खोगे। तो अगर 1 मीटर क्लॉथ बनाने जाऊंगा तो कितने बॉटल्स ऑफ वाइन खोऊंगा? सिंपल यूनिटरी मेथड, अगर 100 मीटर क्लोथ बनाने जाता हूं तो 120 बॉटल वाइन खोऊंगा। तो अगर 1 मीटर क्लोथ बनाने जाऊंगा तो कितने बॉटल वाइन मैं मिस कर दूंगा? तो दैट विल बी 120 बाय 100। सिंपल हम कहें तो 1.2 bottle of wine. This is the opportunity cost of 1 meter of cloth. यानी कि अगर 1 मीटर क्लोथ बनाने जाता हूं तो 1.2 bottles of wine मिस कर दूंगा, क्योंकि मेरा ध्यान इस पे गया तो मैंने वो मिस कर दिया। वहीं सिमिलरली अगर मैं कहता 120 बॉटल ऑफ वाइन बनाने जा रहा हूं तो 100 खो रहा हूं, 120 बॉटल ऑफ वाइन बनाने जा रहा हूं तो 100 मीटर क्लोथ खो रहा हूं। तो अगर 1 बॉटल ऑफ वाइन बनाऊंगा तो कितने मीटर्स ऑफ क्लॉथ खोऊंगा? सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 बॉटल ऑफ वाइन will be 100 by 120. That will be 5 by 6.80 meter cloth. ये इंडिया के एंगल से हमने बनाया। इंडिया के एंगल से आप कहोगे 1 मीटर क्लोथ बनाने जाओगे तो 1.2 बॉटल्स ऑफ वाइन खो दोगे, एंड अगर 1 बॉटल वाइन बनाने जाओगे तो 0.80 मीटर्स ऑफ क्लोथ खो दोगे। यानी कि लोअर
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहां आ रहा, लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब अगर मुझे दोनों में से कुछ चूज करना हो, क्या बनाऊं, तो मुझे ऑब्वियसली क्या चूज करना चाहिए, वाइन चूज करना चाहिए, क्योंकि वाइन में मैं ज्यादा बना पाऊंगा एज कंपेयर टू क्लॉथ। इसका मतलब हम कह सकते हैं इंडिया वैसे तो दोनों में स्पेशलाइजेशन होल्ड करता है ओवर नेपाल, दोनों नेपाल से तो दोनों में बेटर है, तभी हमने कहा एब्सोल्यूट एडवांटेज है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वाइन और बेटर है, वाइन का प्रोडक्शन और बेटर कर पाता है एज कंपेयर टू क्लॉथ। वहीं अगर आप इस चीज को नेपाल के एंगल से देखो, सेम चीज, तो नेपाल के एंगल से अगर आप देखोगे तो नेपाल को कहोगे कि अगर तू 80 मीटर क्लॉथ बनाता है तो 60 बॉटल्स वाइन मिस कर देता है, तो अगर 1 मीटर क्लॉथ बनाएगा तो कितनी बॉटल्स ऑफ वाइन मिस करेगा, तो वो सेम रिपीट करेंगे हम 60 बाय 80, दैट इज 3 बाय 4.75 बॉटल्स ऑफ वाइन। वही नेपाल को अगर हम कहेंगे कि तो अगर 60 बॉटल्स ऑफ वाइन बनाता है तो कितने मीटर्स ऑफ क्लॉथ मिस कर देता है, तो उस केस में हमारा सिचुएशन बनेगा 80 बाय 60, that is 4 by 3, 1.33 meters of cloth। यानी अगर आप नेपाल के एंगल से सोचो तो नेपाल कहेगा कि भाई मैं क्लोथ ज्यादा बेहतर बनाता हूं एज कंपेयर टू वाइन, मेरा ज्यादा बेटर कंपैरेटिव बेसिस पे मेरा ज्यादा बेटर स्पेशलाइजेशन किसमें आ रहा है, क्लोथ, क्योंकि क्लोथ में मैं सिर्फ 0.75 ही खोऊंगा, पर अगर वाइन बनाने जाऊंगा तो क्लोथ तो मैं 1.33 खो दूंगा। तो इसका मतलब नेपाल को क्लोथ बनाते वक्त लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एंड इंडिया को वाइन बनाते वक्त लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो यानी कि कंपैरिजन अगर हम देखने जाएं, कंपैरेटिव एडवांटेज के एंगल से देखें, सो इंडिया हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन वाइन ओवर प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ व्हेन कंपेयर्ड टू नेपाल। नेपाल has a comparative advantage in production of cloth over wine in comparison to India, because here there is a lower opportunity cost, जिससे हमें comparative advantage दिखाई देता है। तो अगर हमें ये comparative advantage दिखाई दे रहा है तो हम conclude कर सकते हैं कि इंडिया को comparative advantage मिलता है वाइन में, नेपाल को comparative advantage मिलता है क्लोथ। जब हमें ये बात पता चल जाती है तो फिर अब नेपाल और इंडिया इस चीज का फायदा उठाने के लिए टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट या टर्म्स ऑफ ट्रेड कुछ इस तरह से बना सकते हैं जिससे टोटल आउटपुट बढ़ जाए, क्लोथ का भी वाइन का भी, दोनों चीजों का टोटल आउटपुट बढ़ जाए, विन विन सिचुएशन क्रिएट, और फिर बाद में वो जो भी टोटल आउटपुट बढ़े उसको कैसे शेयर करना है, कैसे गेन्स को शेयर करना है वो डिसाइड कर सकते हैं आसानी से। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसा कह सकते हैं इंडिया वालों को कह सकते हैं कि ये काम करो, तुम्हारे कुछ लेबर आवर्स जो अभी तक तुम क्लोथ में डाल रहे थे वो उठा के वाइन में डाल दो, कुछ लेबर आवर्स जो क्लोथ में डाल रहे थे उठा के वाइन में डाल दो, क्योंकि तुम्हारा वाइन में ज्यादा अच्छा स्पेशलाइजेशन है, बेटर एडवांटेज है। एंड सिमिलरली जो लोग नेपाल में वाइन में लेबर आवर्स डाल रहे हैं हम उन्हें कहेंगे तुम उठा के उसे क्लोथ में डालो, क्योंकि क्लोथ में तुम्हारा ज्यादा बेटर स्पेशलाइजेशन है। तो फॉर एग्जांपल अगर समझो हम ऐसा कहते हैं कि इंडिया के 6 लेबर आवर्स, कोई एक नंबर हमने फिक्स कर लिया कि इंडिया ने ऐसा सोचा 6 लेबर आवर्स क्लोथ के उठा के वाइन में डाल देते हैं, एंड सिमिलरली नेपाल ने सोचा 10 लेबर आवर्स वाइन से उठा के क्लोथ में डाल देते हैं। तो इंपैक्ट क्या क्रिएट होगा हमें तो वही देखना है ना, सिर्फ अगर 6 लेबर आवर्स इंडिया ने क्लोथ से उठा के वाइन में डाल दी तो जो क्लोथ है उसके अंदर क्लोथ में 600 का नुकसान होगा, 600 का नुकसान होगा, क्योंकि 6 लेबर आवर्स जो 100 प्रोडक्शन कर रहे थे एक लेबर आवर में, जो 600 होता है टोटल में वो चला जाएगा। लेकिन उसके सामने वाइन में हमें फायदा दिखाई देगा, क्योंकि जो 6 लेबर आवर्स यहां ट्रांसफर होंगे वो वाइन का प्रोडक्शन तो 120 करेंगे, तो 120 इंटू 6 720 का हमें वाइन में फायदा दिखाई देगा। सिमिलरली नेपाल ने ये सोचा कि मेरा कंपैरेटिव एडवांटेज क्लोथ में है तो हम 10 लेबर आवर्स उठा के यहां से यहां डालते हैं। अगर 10 लेबर आवर्स उठा के यहां से यहां डालेंगे तो क्लोथ में 10 लेबर आवर्स जुड़ेंगे, जिसकी वजह से वहां फायदा 800 का होगा। और वही 10 लेबर आवर्स क्योंकि यहां से निकल गए तो क्योंकि 60 पर लेबर आवर था 600 का नुकसान होगा यहां पर। अगर हम नेट देखें तो क्लोथ का प्रोडक्शन 200 से बढ़ गया एंड वाइन का प्रोडक्शन 120 से बढ़ गया। टोटल बेसिस पे इंडिविजुअली कम हुआ, लेकिन टोटल बेसिस पे इंडिया प्लस नेपाल करके देखोगे आप तो नेट फायदा ही हुआ ना हमारा। जब हमें ये पता चल गया कि थोड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज तेरा है किसी चीज में, थोड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज तेरा है किसी चीज में,
इस तरीके से दोनों देश मिलके एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्यों सोच रहे हो तुम दो अलग अलग देश हो? ऐसा सोचो अगर एक ही होते तो एक दूसरे के फायदे के लिए क्या करते, वही चीज करी जा सकती है। लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कैलकुलेशन करके एक आइडिया लगाया जा सकता है। तो इसी तरीके से हम यहां पर कह सकते हैं इंडिया का दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, लेकिन इंडिया का वाइन में कंपैरेटिव एडवांटेज है, नेपाल का क्लॉथ में कंपैरेटिव एडवांटेज है। तो इसका मतलब नेपाल अपना लेबर आर्क वाइन से क्लॉथ में शिफ्ट करेगा एंड इंडिया लेबर आर्क क्लॉथ से वाइन में शिफ्ट करेगा। फिर इंडिया वाइन का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है, नेपाल क्लॉथ का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है, तो जो एक्सेस प्रोडक्शन हुआ वो दोनों बांट लेंगे। सिमिलरली वाइन का प्रोडक्शन जो इंडिया ने एक्सेस किया वो नेपाल के साथ बांट लेगा। उसके लिए टर्म्स डिसाइड कर लेंगे हम, जो भी हमें टर्म्स डिसाइड करने की किस रेशियो में उसे बांटा जाएगा या क्या हमारे रिलेशन है उसके हिसाब से। तो इससे दोनों का ही फायदा हो गया ना, नुकसान की सिचुएशन तो क्रिएट हुई नहीं, क्योंकि दोनों किसी ना किसी चीज में बेहतर थे एज कंपेयर टू द अदर प्रोडक्ट। इस तरीके से हम एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव एडवांटेज का टॉपिक समझते हैं। सो इट इज अ वेरी फेयरली सिंपल टॉपिक, इज नॉट समथिंग दैट इज डिफिकल्ट, लेकिन एक बार अगर ग्रिप आ जाती है तो आसान हो जाता है। मैं एक बार समराइज कर देता हूं सिर्फ कंक्लूड करने के लिए। ऑब्वियसली आप इसे लिख लोगे ऐसे ही तो बेटर रहेगा। इसके अलावा जो आपको नोट्स में भी एग्जांपल्स दिए हैं और क्वेश्चन बैंक में भी ऐसे कई क्वेश्चंस दिए हैं, वो भी कर लोगे तो आप बेटर आइडिया लगेगा। बट स्टिल आई एम समराइजिंग, किसी एक देश का कंपेयर टू दूसरे देश अगर किसी चीज को प्रोडक्शन करने में एडवांटेज है तो उसे हम एब्सोल्यूट एडवांटेज कहते हैं। जैसे इंडिया का यहां पर 100 वर्सेस 80 क्लॉथ में भी एडवांटेज है, 120 वर्सेस 60 वाइन में भी एडवांटेज है। इंडिया का दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। अगर ऐसा होता कि इंडिया का इसमें होता और वाइन में इंडिया का क्लॉथ में होता और समझो नेपाल का वाइन में होता, तो फिर नेपाल वाइन ज्यादा बनाता और इंडिया क्लॉथ ज्यादा बनाता और ट्रेड कर लेते, इजी हो जाता। लेकिन क्योंकि इंडिया का दोनों में ही एब्सोल्यूट एडवांटेज था, हमें कंपैरेटिव एडवांटेज भी जाना पड़ा। और कंपैरेटिव एडवांटेज जब हमने देखा तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकली। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जहां पे लोअर हुई हम हमेशा वहां जाना चाहेंगे, क्योंकि एक बॉटल ऑफ वाइन बनाने में खोना कम पड़ रहा है, जबकि एक मीटर ऑफ क्लॉथ बनाने में खोना ज्यादा पड़ रहा था। तो हम हमेशा वहां जाएंगे ना, एडवांटेज वाइन को देंगे। और सिमिलरली इनका जो कैलकुलेट किया तब खोना कम पड़ रहा है वाइन एज कंपेयर टू क्लॉथ ज्यादा खोना पड़ रहा है, इसकी वजह से हम इस तरफ चले गए। तो हमने कंक्लूड किया इंडिया का कंपैरेटिव एडवांटेज वाइन में एंड नेपाल का कंपैरेटिव एडवांटेज क्लॉथ में। और फिर उसके बेसिस पे हाइपोथेटिकल कुछ लेबर आर्क्स एक जगह से दूसरी जगह से पहली जगह शिफ्ट करके देखे तो नेट में हमें हमारी थ्योरी कंफर्म होती हुई दिखाई। ऑब्वियसली ये जो हमने डिस्कशन किया ये हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, टैक्सेस को, इन सबको एक बार साइड रख के किया कि एडवांटेज तो है। अब इस एडवांटेज का दोनों देश मिलकर कैसे एग्रीमेंट करके फायदा उठा सकते हैं वो तो दोनों देशों पे डिपेंड करता है। सो दैट्स इट इन दिस सेशन। आई होप ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।